वेलकम टू प्रीति मैम क्लासेस। आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये हिस्ट्री का क्लास 9th का चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसके बारे में। अब बेटा लास्ट वीडियो में जो अभी हमने बनाया था उसके अंदर मैंने वुमेन की कंडीशन, वुमेन का पार्टिसिपेशन रिवॉल्यूशन के अंदर वो आपको एक्सप्लेन किया था। अब देखिए आज जो हमारा टॉपिक है ये है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, देखिए जितना भी फ्रांस ने जिन देशों के ऊपर अपना कब्जा कर रखा था तो फ्रेंच की कॉलोनीज थी, उन सभी के अंदर स्लेवरी एक कॉमन चीज थी। व्यापार होता था, बिजनेस होता था, और बिजनेस के लिए टोबैको और इंडिगो, शुगर और कॉफी, इन सब चीजों का तो बिजनेस होता ही था। वहां गुलामों का भी बिजनेस होता था, स्लेव ट्रेड जिसे कहा गया है। तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था। ट्रायंगुलर क्यों कहा गया? क्योंकि जिन देशों के बीच में, जिन कॉन्टिनेंट्स के बीच में चलता था, जो कि अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका, उन तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये स्लेव ट्रेड चलता था, और उनका जो बीच का डिस्टेंस है वो ट्रायंगुलर शेप में है, तो इसीलिए उसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा गया है। दो इंपॉर्टेंट पोर्ट थे, बॉर्डॉक्स और नेंटेस। बॉर्डॉक्स और नेंटेस ऐसे दो इंपॉर्टेंट पोर्ट थे जहां पर सबसे ज्यादा स्लेव ट्रेड हुआ करता था। स्लेव ट्रेड क्या होता है? स्लेव मतलब गुलाम, ट्रेड मतलब व्यापार, यानी कि गुलामों का खरीदना और बेचना यहाँ पर एक कॉमन चीज थी। तो फ्रांस में जितने भी अमीर लोग थे, जितने भी पैसे वाले लोग थे, वो इसको हमेशा फेवर करते थे कि स्लेव ट्रेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने घरों में काम कराने के लिए, अपने खेतों में काम कराने के लिए किसकी जरूरत है? स्लेव की जरूरत है। वो पैसे वाले लोग खुद काम नहीं करेंगे, तो वो गुलामों से करवाया करते थे। अब इस स्लेव ट्रेड में सिर्फ 1 साल फ्रांस के अंदर स्लेव ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगा, अबॉलिश हुआ, और वो था द रीजन ऑफ टेरर। यानी कि जब मैक्सिमिलियन रॉब्सफायर ने गवर्नमेंट बनाई थी, जब उसके जैकबियन क्लब के लोगों में, जैकबियन के हाथों में जब वहां की सत्ता आई फ्रांस की, तो उसने स्लेव ट्रेड को बैन कर दिया था। अब देखिए स्लेव ट्रेड के बाद अब यहाँ पर फ्रांस धीरे धीरे चेंज होने लगा। जैकबियन के बाद कौन आ गया था? मिलिट्री डिक्टेटर आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन जब आया वहां पर, तो उसे सपोर्ट चाहिए था वहां के अमीर लोगों का, जो उसको सपोर्ट करें। तो उसने लोगों को फेवर करके, जो अमीर लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि स्लेव ट्रेड को दोबारा से शुरू करो, उसने स्लेव ट्रेड फिर शुरू करवा दिया। और नेपोलियन ने ढेर सारे लॉज बनाए थे, बहुत सारे चेंजेस करे थे वहां पर, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में 10th में पढ़ेंगे। इसी में नेपोलियन ने क्या करा? 1804 के अंदर उसने अपने आप को क्राउन पहनाया, वहां का राजा घोषित कर दिया। नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का रूलर, एम्परर घोषित कर दिया, और बहुत सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए। नेपोलियन ने बहुत लंबे समय तक रूल किया। आखिर में जाकर 1815 के अंदर नेपोलियन डिफीट हुआ। 1815 के अंदर एक जगह है वाटरलू, जहां पर ये जो अमेरिका है, इन सब देश ने उन्हें मिलकर नेपोलियन को हराया था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन लगातार अपनी जो पावर बढ़ाता चला जा रहा था, दूसरे आसपास के देशों के ऊपर कब्जा कर रहा था और पावरफुल होता चला जा रहा था, और सारी मोनार्की को खत्म कर रहा था। इसलिए जो अमीर देश थे, जो ब्रैब जिसको कहा गया है, ब्रिटेन, रशिया, इन सब देशों ने मिलकर उसको हरा दिया था वहां पर। ऑस्ट्रिया और प्रूशिया भी इसके अंदर आता है। अब देखिए ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, पर यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलती है फ्रांस से, जो आज भी सभी देश अपने अंदर लागू करते हैं। यहाँ पर राइट टू मैन मिला। राइट टू मैन, फ्रांस ही एक ऐसा देश था जहां आम नागरिक को अधिकार मिलना शुरू हुआ। सबसे पहले रिवॉल्यूशन हुआ, फिर आम जनता को अधिकार मिले, वुमेन को अधिकार मिला जहां से, और जो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को इंस्पायर किया फ्रांस ने। सबसे पहले फ्रांस में हुआ, और उसके बाद ये जो रिवॉल्यूशन का आंधी थी वो फैलती चली गई पूरे यूरोप के अंदर, और यहाँ तक कि यूरोप के बाद एशिया में भी। जब इंडिया के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, तो हमारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जैसे टीपू सुल्तान हो गए, राजा मोहन रॉय हो गए, तो ये सारे क्या थे? ये इंस्पायर थे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, कि फ्रांस की रिवॉल्यूशन के, कि किस तरह वहां के मिडिल क्लास लोगों ने, वहां की आम जनता ने रिवॉल्यूशन करके राजा की सरकार को हटाया था, मोनार्की को हटाया था। तो इस तरीके से और देशों में भी हो सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन था तुम्हारा। फ्रांस रिवॉल्यूशन खत्म होता है यहाँ पर। इसको अब आगे आपकी 10th क्लास में इसको और एक्सप्लेन किया जाता है ना। तो यहाँ ये खत्म हो गया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट अपना जो पीडीएफ बनाकर दे दूंगी। और बेटा इसमें जो एक मैप है आपकी बुक में दिया हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैप है। सिर्फ एक ही मैप है पूरे हिस्ट्री में इसमें जो आता है अधिकतर आपका। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो देख लीजिएगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, और रेगुलर रहिए। मैं आगे 10th की वीडियोस भी आपको भेजूंगी। ओके।